हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस की प्रॉब्लम के बारे में। ओके, तो ये जो सीरीज़ है इसका ये पहला वीडियो है, पार्ट 1 है, जहां हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे और आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच को डिस्कस करेंगे। ओके, तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, इसे शॉर्ट में आपको LCS करके भी बोला जाता है। ओके, तो ये प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम को समझने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं। ओके, तो कई सारे एप्लीकेशंस हमें बायोलॉजी में इस प्रॉब्लम की मिलती है। ओके, होता क्या है, कई सारी बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस में जो काम करते हैं उनको ज़रूरत होती है कि वो दो से ज़्यादा जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके डीएनएस को कंपेयर करें। ओके, कंपैरिजन करना चाहते हैं उन ऑर्गेनिजम्स के डीएनएस को। ओके, डीएनए क्या होता है? डीएनए एक मॉलिक्यूल है, ओके, जो ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स होते हैं, ओके, हर सेल के अंदर डीएनए मौजूद होता है। ओके, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, हर जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ओके, उनके अंदर ये मॉलिक्यूल अवेलेबल होता है। ओके, और उनके डेवलपमेंट और उनकी फंक्शनिंग जो होती है ऑर्गेनिजम्स की, ओके, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मॉलिक्यूल्स। ओके, बेसिकली इसके अंदर कुछ जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस इनकोडेड रहती है जो गाइड करती है कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो वायरसेस है, कई सारे वायरसेस के अंदर भी जो है ये मॉलिक्यूल्स अवेलेबल रहते हैं। ये ऐसा मॉलिक्यूल है, एक ऐसा यूनिट है, ऐसी छोटी सी यूनिट है जिसके अंदर जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस इनकोडेड रहती है और ये इंस्ट्रक्शंस जो है गाइड करती है इन ऑर्गेनिजम्स को, इन वायरसेस को, इनके डेवलपमेंट में और इनकी फंक्शनिंग में। ओके, तो अभी के लिए इतना आप ध्यान रखिए। ओके, डीएनए ऑर्गेनिजम्स के सेल में मौजूद होता है। ओके, एक टर्म होती है जो यूज करते हैं, स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ओके, इसे अभी के लिए आप समझ सकते हो डीएनए का एक हिस्सा, ओके, एक डीएनए का एक पार्ट। और यदि हम उस स्ट्रैंड की बात करें तो उसके अंदर कई सारे मॉलिक्यूल्स की स्ट्रिंग होती है। ओके, उन मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है बेसिस। ओके, मतलब कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी स्ट्रिंग बनती है वन आफ्टर द अदर और इन मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है बेसिस। ओके, जो पॉसिबल बेसिस हैं वो कुछ ये हैं, AGCT। ओके, ये इनके नाम हैं। ओके, इन नामों के अंदर हम नहीं जाएंगे। ओके, ये बायोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं, बट अभी के लिए हम सिंपल वर्ड्स में समझ रहे हैं कि जो बेसेस हैं इनके पॉसिबल टाइप्स हैं कि बेस A टाइप की होगी या G टाइप की होगी या C टाइप की होगी या T टाइप की होगी। ओके, तो यदि हम एक ऑर्गेनिज्म की बात करें, ओके, तो उस ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो कुछ ऐसा हो सकता है। ओके, एक सीक्वेंस ऑफ बेसिस ACC, कोई भी रैंडम सा एक सीक्वेंस इन बेसिस का, ओके, इसके डीएनए के स्ट्रैंड के अंदर हो सकता है। ओके, तो जैसे किसी ऑर्गेनिज्म का जो सीक्वेंस है वो कुछ ऐसा है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जो सीक्वेंस है वो कुछ ऐसा है। ओके, तो अभी के लिए इतनी बातें आप ध्यान में रखिए। मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, ओके, बायोलॉजी में इसकी एप्लीकेशंस इस प्रॉब्लम की मिलती है। तो छोटा सा एग्जांपल हम देख रहे हैं। ओके, अब जैसा कि मैंने बताया कि हम ये जो दो ऑर्गेनिजम्स की जो डीएनए की स्ट्रैंड्स हैं इनको कंपेयर करना चाहते हैं। ओके, और कंपेयर करने से क्या मतलब है हमारा, क्यों कंपेयर करना, मतलब क्या कि हम जानना चाहते हैं कि ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं ये कितनी सिमिलर है, हाउ सिमिलर दे आर। ओके, ये जो सिमिलरिटी हम डिफाइन करेंगे इससे हमको ये पता चलेगा कि वो दो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, तो अभी के लिए आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिए कि दो ऑर्गेनिजम्स के जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं उनको कंपेयर करने का मतलब
ये है यहाँ पर एक चीज़ ये हुई कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि वो जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो कितनी सिमिलर है, ओके, ताकि हम उससे ये आइडेंटिफाई कर सकें कि जो दो ऑर्गेनिजम्स हैं ये किस तरीके से एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं, ओके। तो अब यदि आपको इतनी बातें समझ में आई है तो जैसा कि ये एग्जाम्पल देखा हमने S1 S2, ओके, तो अब ये दोनों स्ट्रिंग्स हो गई हमारी। अब ये दोनों किस तरीके से सिमिलर हैं ये हमको आइडेंटिफाई करना है, ओके। तो सिमिलरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए सिमिलरिटी को डिफाइन करना पड़ेगा, ओके। तो सिमिलरिटी को डिफाइन करने के लिए कई तरह की पॉपुलर डेफिनेशंस हैं, ओके। सिमिलरिटी को डिफाइन करेंगे और उस हिसाब से चेक करके देखेंगे कि क्या सिमिलर है कि नहीं है। तो जैसे एक तरीका क्या हो गया, सब स्ट्रिंग चेक। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक स्ट्रिंग हो गई कोई ABCDDE, ओके, एक रैंडम सी स्ट्रिंग मैंने ले ली, और एक दूसरी स्ट्रिंग आ गई BCABCDDEBC। और सब स्ट्रिंग चेक का क्या मतलब हुआ कि क्या एक स्ट्रिंग दूसरे की सब स्ट्रिंग है क्या, ओके। यदि है तो ये एक सिमिलरिटी मेज़र करने का एक तरीका हमने बना लिया। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये वाली जो स्ट्रिंग है ये यहाँ पर इसकी सब स्ट्रिंग है, ठीक है। मतलब ये किसी तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड हो गए, ठीक है, इनमें कोई सिमिलरिटी है। तो सिमिलरिटी को डिफाइन करने का एक ये तरीका हो गया, ओके। एक दूसरा तरीका जिसे हम बोलते हैं एडिट डिस्टेंस, ओके। सब स्ट्रिंग चेक करना एक अलग प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को भी हम कभी डिस्कस करेंगे। एडिट डिस्टेंस भी एक पॉपुलर प्रॉब्लम है, ओके, जहां पर एक स्ट्रिंग दी हुई है, ओके, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग है और एक दूसरी स्ट्रिंग दी हुई है, ओके। और एडिट डिस्टेंस मतलब एक ऐसी क्वांटिटी हम मेजर करना चाहते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस हम परफॉर्म करें ताकि हम एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऑपरेशंस कौन से अलाउड है कि या तो आप इंसर्ट कर दो कोई कैरेक्टर को, या आप किसी कैरेक्टर को डिलीट कर दो, ओके, या आप किसी कैरेक्टर को अपडेट कर दो, ओके। ये तीन तरह के ऑपरेशंस पॉसिबल हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करके, जैसे किसी कैरेक्टर को डिलीट कर दिया या किसी पोजीशन पर कोई कैरेक्टर इंसर्ट कर दिया या किसी कैरेक्टर को अपडेट कर दिया, तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस करके यदि हम किसी एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में चेंज कर पा रहे हैं तो वो जो मिनिमम नंबर है, ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, एडिट डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। और नंबर जितना मिनिमम होगा उतनी ज़्यादा सिमिलरिटी कहलाएगी, उतनी ज़्यादा सिमिलरिटी, ओके। तो ये भी एक तरीका है दो स्ट्रिंग्स की सिमिलर कितनी है, ओके। ये एक फेमस प्रॉब्लम है जिसका एफिशिएंट सॉल्यूशन डायनामिक प्रोग्रामिंग से निकालते हैं, ओके। तीसरा तरीका है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, ओके, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। ये भी एक पॉपुलर तरीका है सिमिलरिटी को निकालने का, और इस कॉमन सब सीक्वेंस को जो कि लॉन्गेस्ट है इसको निकालने का भी एफिशिएंट सॉल्यूशन डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू पॉसिबल है। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग ये हो गई और दूसरी स्ट्रिंग हो गई ये, तो इन दोनों में जो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, तो ध्यान रखो सब सीक्वेंस बोला गया, सब स्ट्रिंग नहीं बोला। तो सब सीक्वेंस क्या होता है, तो जैसे यहाँ से हमने स्टार्ट किया थी, हमने बी को देख लिया, सी को देख लिया, ओके, और इस ई को देख लिया। ये जो बी सी ई जो
सब सीक्वेंस है, ये कैसा सब सीक्वेंस है जो कि लंबा है और दोनों स्ट्रिंग्स में अवेलेबल है, ठीक है। मतलब आपको सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को फाइंड करना है जो दोनों स्ट्रिंग्स में अवेलेबल हो। जरूरी नहीं है एक के बाद एक हो, कंटिन्यूअस हो, लेकिन एक ऑर्डर में होंगे, ओके, कि बी पहले आएगा, फिर सी आएगा, फिर ई यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर कोई इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, ओके। अगर बी यहाँ पहले आया तो उसको बी से मैप कर दिया, फिर सी पहले आया तो फिर सी आया तो सी को मैप कर दिया, फिर ई आया तो ई को मैप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कोई इस तरीके से हमको ऐसे क्रॉसेस नहीं मिलेंगे, ओके। एक ऑर्डर में यहाँ पर वही सब सीक्वेंस यहाँ पर ऑर्डर में, ज़रूरी नहीं है कि एक के बाद एक कैरेक्टर हो, जैसे सी के बाद एफ नहीं आया, जी नहीं आया, फिर ई की बात हो रही है, और ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल है, इससे छोटे अवेलेबल हैं लेकिन इससे बड़ा कोई पॉसिबल नहीं है, ओके। तो ये जो सब सीक्वेंस है, जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल सब सीक्वेंस की लेंथ हो गई, या उस सीक्वेंस को ही यूज़ करके हम इन दोनों स्ट्रिंग्स की सिमिलरिटी की बात कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से जो डीएनए बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस हैं, वहाँ पर इन मेजर्स का यूज़ किया जाता है। कैसे करते हैं अब हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन हम इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, ओके। तो अब हम बात करते हैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट की, ओके। लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस की आप समझ गए होंगे कि सब सीक्वेंस क्या होता है, ओके। और लॉन्गेस्ट होना चाहिए और कॉमन होना चाहिए, मतलब वो दोनों स्ट्रिंग्स में अवेलेबल रहेगा। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये हुआ कि हमारे पास दो स्ट्रिंग्स अवेलेबल हैं, ओके। एक x है, एक y है, ओके। ये इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं, ओके। यहाँ हम डिफाइन कर रहे हैं कि अ सीक्वेंस z इज अ सब सीक्वेंस ऑफ x एंड y इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ z आर प्रेजेंट इन x एंड y, ठीक है। एक ऐसा सीक्वेंस z जिसको हम सब सीक्वेंस बोल रहे हैं, ठीक है, जब z के सारे एलिमेंट्स x में और y में प्रेजेंट हैं, ठीक है, इन द सेम ऑर्डर, ओके। ऑर्डर सेम होना चाहिए, नॉट नेसेसरीली कंटिन्यूअस, नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस हो, ठीक है। तो ऐसे कई सब सीक्वेंसेस पॉसिबल हो सकते हैं। वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ सच अ सीक्वेंस, ओके। यहाँ मैं लिख देता हूँ और सब सीक्वेंस, ठीक है। तो हमको मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ वाला, मतलब जो लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस होगा, इसलिए प्रॉब्लम के नाम में लॉन्गेस्ट आ रहा है। कॉमन मतलब जो दोनों स्ट्रिंग्स में कॉमन रहेगा, लॉन्गेस्ट है। तो हमें फाइंड करना है मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ, ठीक है। ऑल्सो फाइंड व्हाट दो सीक्वेंसेस आर, ज़रूरी नहीं है एक ही सीक्वेंस मैक्सिमम लेंथ का हो, ठीक है। देयर कैन बी मेनी सच सब सीक्वेंसेस ऑफ सम मैक्सिमम लेंथ, कई मल्टीपल सब सीक्वेंसेस भी हो सकते हैं। तो आप उन सीक्वेंसेस को, उन z को भी आइडेंटिफाई करो, मतलब आप मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ तो बताओ हमको, और उसके अलावा वो जो जितने भी सीक्वेंसेस है उनको भी निकाल कर दे दो। तो यही है लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस की प्रॉब्लम, ओके। तो जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग है x a b b c d e f, और एक स्ट्रिंग है y b b d e a g, ओके। यदि आप देखो तो यहाँ पर b b d e, ओके। यदि हम इस z को लिखें b b d e, तो ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल सब सीक्वेंस है, ओके। इस सब सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स एक ऑर्डर में आपको दिख रहे हैं, कंटिन्यूअस नहीं है, ओके। और यहाँ पर कोई इस तरह के क्रॉसेस भी नहीं हो रहे, ओके। तो ये जो वैल्यू है इसकी लेंथ है 4, तो हमें 4 आइडेंटिफाई करना है और इस तरह के जितने पॉसिबल सीक्वेंसेस हैं उनको भी जनरेट करना है, ओके। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हुआ होगा, ओके। आगे आने वाले इस सीरीज़ के वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि डायनामिक प्रोग्रामिंग से, डीपी से, ओके, इस प्रॉब्लम का एफिशिएंट सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, और फिर हम टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच जो है डायनामिक प्रोग्रामिंग की, उससे इसके सूडो कोड को, इस प्रॉब्लम के सूडो कोड्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। ओके, नॉलेज को शेयर कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि और अच्छे वीडियोस बन सकें और सीखते रहिए। धन्यवाद।